हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जेई एडवांस 2025 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो जेई एडवांस 2025 में जो पेपर आया था, अब जैसे फिजिक्स सेक्शन की बात करें तो ये जो है टोटल हमारा 60 मार्क्स का पेपर आया था। अब 60 मार्क्स में तो इसमें जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंगल करेक्ट वाला है। तो इस क्वेश्चन में क्या है एक्चुअली में कि इसमें एक रिंग दे रखी है आपको और रिंग में एक डिस्क है और डिस्क हमारी स्प्रिंग से इस तरीके से कुछ कनेक्टेड है। और ये जो डिस्क है इस रिंग के प्लेन में ये वर्टिकल में है और वर्टिकल में ये ऑसिलेट करती है। तो इसमें जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो है 2π/ओमेगा। तो वो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो फोर्स मेथड से सॉल्व करो या फिर एनर्जी मेथड से सॉल्व करो। तो हम लोग चलो ट्राई करते हैं, फोर्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा कि जैसे फोर्स मेथड में क्या होता है कि जैसे ये डिस्क जो है इसकी मेन पोजीशन वर्टिकल में ये होगी। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से स्मॉल थीटा एंगल पर इसको हम डिस्प्लेस कर देंगे। तो डिस्क हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गई। अब क्या होगा कि जब अपन इस पर फोर्स बनाएंगे तो इस पर एक तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन है तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। इस पर जो mg है वो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और एक फोर्स और लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि ये रोलिंग कर रही है इस पर। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स और इस पर आएगा। ठीक है, ये तीन फोर्सेस इस पर वर्क करेंगे। तो mg जो है mg का हम लोग कंपोनेंट कर लेते हैं। तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये आएगा हमारे पास में mg cos थीटा। और यहाँ पर जो है kx की डायरेक्शन में mg का आएगा कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो अब हम फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं। चलो, तो जो फोर्स होगा वो होगा हमारे पास में mg साइन थीटा प्लस kx माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसके बाद में हम एक काम करते हैं, टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं जो डिस्क है उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो टॉर्क आएगा अपने पास, फ्रिक्शन टॉर्क देगा mg और kx का टॉर्क 0 है, फ्रिक्शन इनटू इसकी रेडियस r मान लेते हैं, इज इक्वल टू आई अल्फा। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन जानते हैं mr²/2 इंटू अल्फा होता है। ये इक्वेशन 2 हो गई। और ये रोलिंग करेगी तो इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू r अल्फा भी होगा। ये इक्वेशन हमारी 3 हो गई। अब यहाँ पर क्या है, जो थीटा है और x है, x और थीटा में हम लोग रिलेशन लिख लेते हैं। तो थीटा जो आएगा यहाँ साइड से लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हो जाएगा x और रेडियस हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से आप देख रहे हो कि जो रेडियस होनी चाहिए वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये होनी चाहिए। तो ये जो आएगी हमारे पास में ये आएगी हमारे पास कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू डाल देते हैं। तो फ्रिक्शन ये आ जाएगा, r अल्फा को a लिख देते हैं, mg साइन थीटा को एक काम करते हैं, साइन थीटा को थीटा स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा को थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, जो x है उसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो mg r माइनस r प्लस k और x हमने कॉमन ले लिया है। और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को हम लोग राइट में ले जाएंगे और फ्रिक्शन ma प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही थी ma/2। तो ये आ जाएगा 3/2 ma। तो जब हम एक्सेलरेशन लिखेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 2/3 और मास भी हम लोग एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा g r माइनस r प्लस k/m इंटू x। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग जनरल इक्वेशन जो SHM की है उस इक्वेशन के साथ हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। तो जनरल इक्वेशन SHM की है ओमेगा स्क्वायर एक्स, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो 2/3 ब्रैकेट में g अपॉन r माइनस r प्लस k/m है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है,
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये +3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स मिलेंगे इसमें। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें बोला है कि एक 2m मास का जो पार्टिकल है वो m मास वाले पार्टिकल के साथ इलास्टिक कोलिजन करता है, और जब ये कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, और मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन बताना है हैवियर वाले पार्टिकल का। तो क्या है इसमें कि चेक ये मान लेते हैं कि इसका जो लीनियर मोमेंटम है, इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा मान लो p, ठीक है। इसका जो लीनियर मोमेंटम है इसका मान लेते हैं p1 मान लेते हैं, और ये जो है इसका लीनियर मोमेंटम हम लोग मान लेते हैं p2, ठीक है। अब एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कंजर्व होगा, तो p वेक्टर इज इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, ये आ जाएगा। अब ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा के टर्म में हमको पता है p वेक्टर और p1 वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, हमारा थीटा एंगल है। तो थीटा जब एंगल है तो हम एक काम करते हैं, p और p1 को एक साइड रखते हैं, p2 को दूसरी साइड रखते हैं। तो p2 वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा p वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। एक काम करते हैं, इनका हम लोग क्या करें, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा p2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर, ठीक है, -2p p1, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, तो cos थीटा, ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये जो है एक इक्वेशन इसको बना के रखते हैं। यहाँ पर ये p2 जो है, p2 है, p1 है और p है, हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। हम एक काम करते हैं कि कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कंजर्व होगी, तो एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास में p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इज इक्वल टू p1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस p स्क्वायर बाय m, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आएगा कि p स्क्वायर इज इक्वल टू p1 स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा, ये p2 है, 2p2 स्क्वायर। एक काम करते हैं, जो p2 स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में p स्क्वायर बाई 2 माइनस p1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर माइनस 2p1 cos थीटा, ओके। अब एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर p1 को एक साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3p1 स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2 माइनस 2p1 cos थीटा इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3p1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 4p cos थीटा को अलग लिखते हैं और p1 को अलग लिखते हैं इक्वल टू 0। अब ये जो है ये इक्वेशन, ये p1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो है 2m वाला मास आफ्टर कोलिजन कुछ एंगल पर जाएगा, तो ये जो p1 है ये कुछ तो फाइनाइट वैल्यू होगी, इसके कुछ ना कुछ रूट तो होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 डाल देते हैं, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल सकते हैं। तो इसका जो आएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना, डिस्क्रिमिनेंट होता है v स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की वैल्यू अगर आप देखें तो b की वैल्यू है -4p cos थीटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इस ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो इसका मतलब है cos थीटा जो आएगा वो आएगा आपके पास में √3/2 से बड़ा। इसका अगर बात करें तो √3/2 मतलब π/6, और मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन पूछा है इसने, तो जो थीटा है अगर यहाँ से वैल्यू देखें तो थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना, π/6, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू π/6 से छोटी या इक्वल होगी। तो ये सेकंड वाला जो सवाल है इसका जो आंसर है वो ऑप्शन होना चाहिए डी, ठीक है।
ठीक है बच्चों। अब ये जो सवाल था, ये सवाल भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। और इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जैसा आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन में EMI का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक आपको लूप दे रखा है, इसका एरिया कुछ A मान लेते हैं, और ये लूप जो है वो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग हिंज्ड है, YZ XZ प्लेन में है इनिशियली, और y ग्रेटर देन 0 में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव जो जेड डायरेक्शन में है, और k कैप है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन दे रखा है इनिशियली, और t बराबर 0 पर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर एल्स, बाकी सब जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 है। t बराबर 0 पर जो लूप है वो स्टार्ट करता है रोटेशन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और एक्स एक्सिस के अलोंग ये रोटेशन करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस इस लूप की हमको क्या मानना है, 0 मानना है। तो इसका जो प्रॉपर ग्राफ होगा पोटेंशियल वर्सेस टाइम, तो इस ग्राफ को किस तरीके से इसकी प्लॉटिंग होगी चला समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि ये जो है ये अपना y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है हमारा, और ये वाला जो एक्सिस है ये हमारा z एक्सिस हो गया। मान लीजिए कि जो लूप है वो लूप कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊं तो एरिया वेक्टर हमारा कुछ यहाँ पर आएगा। ये जो एंगल है ये एंगल है हमारे पास ओमेगा टी, ये एरिया वेक्टर है। अगर मैं देखूं तो ये 90 माइनस ओमेगा टी मतलब ये ओमेगा टी होगा। और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि जो एरिया वेक्टर है इसके एरिया वेक्टर लिख देता हूँ, ठीक है, कंपोनेंट कर देते हैं इसके। तो एरिया वेक्टर जो हमारे पास में आएगा वो आएगा हमारे पास में -a cos ओमेगा टी जे कैप, ठीक है, -j कैप डायरेक्शन में आएगा, और a एरिया मान लिया इसका, और +a sin ओमेगा टी जे कैप, ये आएगा हमारे पास में। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको, और फ्लक्स जो है फाई होता है B.A। जब बेटा हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B0 cos ओमेगा टी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास में A B0 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। 2 से एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो फ्लक्स जो है वो आएगा आपके पास में A B0 2 टाइम्स और sin 2 ओमेगा टी। इसको आप जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है -d∅dt, ठीक है, फैराडे लॉ। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में अच्छा, ये जो 2 है ये 2 अपना यहाँ ना आके कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये 2 यहाँ आया, इसको डिफरेंशिएट करा तो 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा अपने पास A B0 ओमेगा cos, और ये अपने पास माइनस साइन आएगा cos 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब हो क्या रहा है एक्चुअली में, जब ये लूप रोटेट करेगा तो केवल पॉजिटिव y में मैग्नेटिक फील्ड है, नेगेटिव y में नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जो इंडक्शन होगा जब ये 0 से पाई एंगल रोटेट करेगा तो यहाँ पर इंडक्शन आएगा, और पाई से 2 पाई में इंडक्शन नहीं आएगा। तो जब ये 0 से टाइम की वैल्यू 0 से हमारी पाई बाय ओमेगा होगी, ठीक है, तो टाइम की वैल्यू जब पाई बाय ओमेगा होगी तब इंडक्शन आएगा, और वो इस इक्वेशन के हिसाब से दिया जाएगा, इस इक्वेशन के हिसाब से। और जब टाइम की वैल्यू हमारी पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा होगी तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो ऑप्शन ए बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है। इसमें एक मैन स्केल होती है और एक बर्नियर स्केल होती है। तो ये जो फिगर है आप देखो 0 के सामने 0 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इनिशियली कोई 0 एरर नहीं है। इसमें सिंपली हमको रीडिंग लिखना है। तो आप जरा देखो कि सबसे पहले कि ये जो मेन स्केल है इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल,
इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, नीचे वाली को। तो जो मेन स्केल है, मेन स्केल डिवीजन की बात करूं तो देखिए 1 सेंटीमीटर पर टोटल कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 10 MSD की जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर है। मेन स्केल डिवीजन अपन इसको पढ़ते हैं, 10 MSD हमारा 1 सेंटीमीटर आएगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि इसके करस्पॉन्डिंग कितने MSD के करस्पॉन्डिंग कितना VSD आ रहा है, तो जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है 7 MSD जो है वो हमारा 10 VSD के इक्वल है। अब यहाँ पर क्या है, लीस्ट काउंट जब हम निकालते हैं तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MSD माइनस 1 VSD। अगर मैं1 MSD लिखूं, 1 MSD और VSD की वैल्यू डालूं तो 1 VSD की वैल्यू आएगी 7/10 MSD। ठीक है, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा आपके पास 3/10 MSD। तो 3/10, अब MSD की वैल्यू क्या है, 1 MSD की वैल्यू 1/10 सेंटीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में जो लीस्ट काउंट आ रहा है बेटा, वो लीस्ट काउंट आ रहा है हमारे पास में 3/100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर जो रीडिंग होती है, तो रीडिंग कैसे लेते हैं हम लोग, यहाँ पर सिंपल है एकदम। रीडिंग देखिए आप कौन सा, ये तो हो गई हमारी यहां तक की तो रीडिंग आएगी। तो ये हो गया हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करना है, प्लस ये देखिए ये फर्स्ट वाला ही डिवीजन यहाँ पर सामने आ गया है, तो फर्स्ट वाला डिवीजन है, तो फर्स्ट इंटू 1 इंटू लीस्ट काउंट 3/100। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 प्लस 0.03, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.13 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में रीडिंग आएगी। तो इसका आंसर कौन सा सही है, सी वाला। ठीक है बेटा, ये 4th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी ये जो है ये हमारा सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हुआ है। सेक्शन 1 में हमारे 4 सवाल थे और +3 -1 के ये 4 क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद जो है वो आता है हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 ये इसमें भी 3 क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, लेकिन मोर देन 1 करेक्ट यहाँ पर है। तो इसमें अगर सही है पूरा तो +4 मिलेंगे, अगर माइनस होगा तो -2 होगा, और पार्शियल मार्किंग भी है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक कंडक्टिंग लूप है और इस कंडक्टिंग लूप की जो साइड है वो L है, मास M है, इसका रेजिस्टेंस R है, XY प्लेन में ये मूव कर रहा है। ठीक है, XY प्लेन में, और एक्सिस जो है X और Y डायरेक्शन में है। Y ग्रेटर देन 0 होता है तब Z डायरेक्शन, पॉजिटिव Z डायरेक्शन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आता है। बाकी सब जगह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। t बराबर 0 पर लूप जो है वो स्टार्ट करता है एंटर करना, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी v0 है Y डायरेक्शन में। और एक क्वांटिटी इनने बोला है कि जो k है, k को हम V0² L² मानेंगे, अप्रोप्रिएट यूनिट है इसकी, और सेल्फ इंडक्टेंस है नहीं, और ग्रेविटी लेनी नहीं है हमको। कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है। अब क्या होगा बेटा कि जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो V0 अगर ये वैल्यू है तो लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जब when the complete loop is inside the region of magnetic field the net force acting on the loop is 0। तो ये कुछ इनमें ऑप्शंस दिए हैं। V0 की वैल्यू होगी तो ये रेस्ट पर आ जाएगा इतने टाइम पर, अगर V0 की वैल्यू ये होगी तो ये पूरा कंप्लीट एंटर कर जाएगा इतने टाइम के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करने के लिए हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन हमको देखना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है बेटा, जैसे कि ये जो लूप है, इस लूप के अंदर अगर हम देखें तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, तो जैसे मान लीजिए कि ये जो लूप है और ये लूप कुछ इस तरीके से हमने माना है कि मान लीजिए ये जो है x डिस्टेंस अंदर आ गया। ठीक है, ये x जो है इतना इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका है। तो ये जो शेडेड रीजन है यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज होगा,
तो फ्लक्स लिंकेज अगर मैं देखूं तो फ्लक्स आएगा हमारे पास में फाई इज इक्वल टू होता है बी इंटू एरिया। ठीक है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है बी नॉट, और कॉस फाई भी होता है कॉस थीटा, लेकिन वो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, तो ये बी हो जाएगा। अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये वाली जो साइड है ये एल दे रखी है हमको, तो हम लिखेंगे बी एल एक्स, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 1 हो जाएगा, बी एल एक्स हो जाएगा फाई। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे इसको वेलोसिटी मिल रही है, तो वेलोसिटी मिलने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जाएगा, फ्लक्स लिंकेज होगा, और फ्लक्स लिंकेज टाइम के साथ चेंज होगी। फ्लक्स लिंकेज चेंज होगी तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, क्लोज लूप है, इंड्यूस्ड करंट आएगा। इंड्यूस्ड करंट आने की वजह से इस पर क्या होगा कि जैसे ऊपर की तरफ फ्लक्स लिंकेज हो रही है, तो ऊपर की तरफ इस तरीके से फ्लक्स लिंकेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक करंट बनेगा। करंट बनने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि एक फोर्स लगेगा, जो फोर्स इसको रिटार्ड करेगा। ठीक है, तो ILV फोर्स लगेगा। तो इस पर जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं d∅dt। यहाँ पर ये आ जाएगा अपने पास BL dx/dt, और dx/dt को हम लोग लिख देंगे वेलोसिटी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा BLV। अब ये इसमें जो फोर्स है वो फोर्स यहाँ पर रिटार्डेशन का काम कर रहा है। ठीक है, ये रिटार्डेशन देगा अपन। तो अब फोर्स अपन लोग कैसे लिखेंगे, फोर्स होता है ILB। ठीक है, IL क्रॉस B, सब कुछ परपेंडिकुलर है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। I हो जाएगा BLV बाय रेजिस्टेंस इंटू LB। तो यहाँ पर जो फोर्स है, मतलब यहाँ पर F बराबर MA, और ये जो आएगा वो आएगा B L स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। चूंकि ये रिटार्डेशन है तो मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगा, A इज इक्वल टू आएगा हमारे पास माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, और V यहाँ पर वेरी कर रहा है, यहाँ पर V वेरिएबल होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी कम होती हो जाएगी। इसको एक काम करते हैं, dV/dt लिख देते हैं। ठीक है, V को इधर लेके आते हैं, तो dV/V इज इक्वल टू माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर बाय R इंटू dt। ठीक है, और अच्छा यहाँ पर M भी था, ये M आ जाएगा, यहाँ M आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा था, K दे रखा था B स्क्वायर L स्क्वायर बाय RM, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, K लिख देता हूँ, K dt, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद में अगर अपन यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास V0, फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए V हो जाती है, टाइम 0 से चालू हो रहा है और फाइनल टाइम T हो गया, तो ये हो जाएगा ln V बाई V0 इज इक्वल टू माइनस KT। ठीक है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है फाइनली V इज इक्वल टू, और ये लिमिट डालेंगे 0 से लेके यहाँ पर T, तो माइनस ये हमारे पास आ जाएगा माइनस KT, और ये एक्सपोनेंशियल में पहुंच जाएगा। एक काम करते हैं, लॉग हटा देते हैं यहाँ पर ही, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ V इज इक्वल टू V0 e की पावर माइनस KT। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास में वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन हमारे पास में निकल के आ रहा है। अब जो जैसा सवाल है, सवाल में क्या बोला है कि अगर वेलोसिटी इनिशियल 1.5 kl है, ठीक है, और यहाँ पे लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं कि पूरा का पूरा एंटर कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये जो लूप है स्क्वायर लूप है। वेलोसिटी को एक काम करते हैं, एक बार और लिखते हैं dx/dt, और dx/dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा V0 e की पावर माइनस KT। dx इधर ही रहने देते हैं, dt को एक काम करते हैं उधर लेके चलते हैं, तो मैं इसी इक्वेशन में इसी लाइन में लिख देता हूँ, तो dt इधर चला जाएगा और इसको हम फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो dx है, dx अपना 0 से लेके l तक ये पूरा अंदर चला गया। मान लो जो अपने को टाइम लगा है 0 से लेके t टाइम लगा है, ठीक है,
तो ये जो है यहाँ पर L बराबर, और ये आ जाएगा अपने पास में V नॉट, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस, ये माइनस के बाहर आ जाएगा, और ये लिमिट डालेंगे तो प्लस अपन एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं, ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, कुछ इस तरीके का ये रिलेशन आया। और ये ऑप्शन के हिसाब से हम चलें तो V नॉट अगर 1.5, अब इसमें ऑप्शन में कहाँ कहाँ क्या क्या दे रखा है, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं गलत हैं, एक एक करके अपन चेक करते हैं। तो हमने क्या करा है कि एक तो ये रिलेशन निकाल लिया है x का और एक तो v का। अब इसमें क्या है, जब वेलोसिटी 1.5 kl है, ठीक है, तो यहां पर द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर v नॉट की वैल्यू ये है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने इस इक्वेशन में टाइम के टर्म में लिखा है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर 1.5 डाल के देख लेता हूँ, 1.5 kl। तो मैं जब यहाँ पर डालूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में L इज इक्वल टू 1.5 kl डिवाइड बाई k 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, तो यहाँ से जब ये वैल्यू अपन डालेंगे तो 2/3 ई की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आएगा, ये जाएगा 2/3, 1 में जाएगा 1/3, लॉग हम लोग ले लेंगे तो t बराबर हमारे पास में आएगा 1/k ln3। ये हमारे पास में आ रहा है, मतलब कि ये जो है इस टाइम के अंदर ये जा रहा है, और ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर ये रुक जा रहा है क्या नहीं रुक रहा है। जैसे यहाँ पर जो टाइम है, ये तो हमने टाइम निकाल लिया कितने टाइम के अंदर ये पूरा अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी आएगी इस टाइम के बाद। अगर मैं ये चेक करूं, ये यहाँ पर t की वैल्यू डालूं तो v इज इक्वल टू आएगा v नॉट e की पावर माइनस k, और t की वैल्यू अगर मैं लिखूं e की पावर माइनस के टी की वैल्यू डायरेक्ट डाल देते हैं, 1/3 डाल देते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी v नॉट बाय 3। तो v इज इक्वल टू वी नॉट बाई 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि रुक नहीं रहा है, v नॉट बाई 3 वेलोसिटी इसके पास बचेगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो तो रॉन्ग ऑप्शन है। व्हेन द लूप कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0। तो बेटा जब पूरा लूप आ जाएगा तो चाहे वो आगे वाली साइड हो चाहे वो पीछे वाली साइड हो, तो ये पूरा जो है इस पर जो फोर्स लगेगा इस पर इस तरफ लगेगा। जैसे करंट जो है वो करंट इधर जाएगा, आई एल क्रॉस बी करेंगे हम लोग, तो एल क्रॉस बी करंट इधर नीचे की तरफ जाएगा, तो एल क्रॉस बी, ठीक है, तो एल क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स इस पर अंदर की तरफ, और इस पर जो करंट है वो ऊपर की तरफ, तो इस पर इस तरफ, तो नेट फोर्स तो हमेशा इस पर 0 आने वाला है। जब ये अंदर की तरफ आएगा इन साइड्स पर फोर्स लगेगा नहीं। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगर वेलोसिटी kl/10 है तो द लूप कम्स टू रेस्ट एट t इज इक्वल टू 1/k ln 5/2। सी ऑप्शन में एक काम करते हैं, ये वेलोसिटी वाला हमने रिलेशन निकाला है, इसमें हम वैल्यू डालते हैं, तो kl/10 डाल के देखते हैं, तो ये आएगा हमारे पास में v इज इक्वल टू, मैं सी वाला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, तो v इज इक्वल टू kl/10, तो ये v नॉट जो है, ठीक है, तो kl/10 और ये वेलोसिटी, ठीक है, ये v इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू kl/10, और ये फाइनल वेलोसिटी, अच्छा फाइनल वेलोसिटी तो इसमें क्या है 0 है। ठीक है, वी नॉट की ये अगर अपन बात करें तो ये बोल रहा है रेस्ट पर आना है, तो रेस्ट पर आना है तो इसका मतलब आप v को क्या डालोगे, v को तो 0 डाल दोगे, तो v को जब आप 0 डाल दोगे तो आपके पास में जो टाइम है वो टाइम कितना आ रहा है, ठीक है, मतलब आपके पास में ये आ रही वैल्यू e की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये कब होगा, t टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि ये रेस्ट पर आएगा नहीं, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पर आ रहा है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। ठीक है,
तीसरा ऑप्शन है कि V नॉट इज इक्वल टू 3KL, द कंप्लीट लूप एंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द टाइम ऑफ दिस। जब V नॉट की वैल्यू ये है तो टोटल ये कितने टाइम में अंदर आ जाएगा पूरा। तो जब हम यहाँ पर जब ये सॉल्व कर रहे थे हम, तो यहाँ पर V नॉट की वैल्यू हम डाल के देख लेते हैं। तो V नॉट इज इक्वल टू आपका दे रखा है 3KL, तो 3KL ये L इज इक्वल टू 3KL डिवाइड बाई K, 1 माइनस e की पावर माइनस KT, K से K गया, L से L गया, तो ये आएगा आपके पास में 2/3 e की पावर माइनस KT इज इक्वल टू 2/3, और T इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 1/K ln 3/2। तो ये आ रहा है आपके पास में 1/K ln 3/2। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी राइट है। तो इसका आंसर है बी और डी। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, ये मोर देन वन करेक्ट वाला एक बड़ा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस एक स्ट्रिप की यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मेजर 10.5, 0.05 mm, 6.0 माइक्रोमीटर रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप इन सेंटीमीटर क्यूब। अब जहां पर हम लोग देखें तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, लेंथ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें आंसर किस में बताना, सेंटीमीटर में बताना, तो मैं इसको सेंटीमीटर में ही रहने दूंगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर लिखा रहने दो इसको। और इसके बाद में आता है 0.05 मिलीमीटर। मिलीमीटर को एक काम करते हैं, सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 की पावर -1 इंटू 6.0 माइक्रोमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 10 की पावर -4। अब यहाँ पर ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने पास में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, यहाँ पर हमारे पास में एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं जरा अपन। तो ये जो है इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 6 इंटू 5 3। ठीक है, ये आ जाएगा 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.35 और 1 और 3, तो ये आ रहा है हमारे पास में 3.15 इंटू 10 की पावर -5, ये हमारे पास में आ रहा है। तो जब ये आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। अब जरा देखो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भाई अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस क्वांटिटी में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उतने ही हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है अपने पास 1, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर होना चाहिए उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 और 10 की पावर -5 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन एकदम सीधा है, बस कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो इसका मतलब है कि आपके जो +4 नंबर है वो कहीं नहीं गए। एकदम आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो वेव्स का क्वेश्चन है। जरा समझते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। बोला है कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 connected string S1, S2 and S3 with uniform linear mass density mu, 4 mu, 16 mu respectively। स्ट्रिंग का क्वेश्चन 2024 के एडवांस में भी आ चुका है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। S1, S2 आर कनेक्टेड एट द पॉइंट P वेयर S2 एंड S3 आर कनेक्टेड एट द पॉइंट Q, और S3 वॉल से कनेक्टेड है, वेव जनरेटर है O, और द वेव फ्रॉम द जनरेटर इज रिप्रेजेंटेड y इज इक्वल टू y नॉट कॉस ओमेगा t माइनस kx सेंटीमीटर, और सब कुछ डायमेंशन में है। कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो जब वेलोसिटी लिखते हैं तो वेलोसिटी लिखते हैं √T/μ। ठीक है,
अगर मान लो कि S1 जो है, S1 की ये इक्वेशन यहाँ से दे रखी है अपने को, S1 में ये वेव ये चलती है अपनी वेव जनरेटर से निकल रही है, तो सोर्स S1 के अंदर चल रही है, स्ट्रिंग 1 के अंदर चल रही है, तो इसके अंदर वेलोसिटी मान लो v है, तो ये S1 के अंदर है। वेलोसिटी अगर S2 के अंदर अगर देखें तो ये आ जाएगी हमारे पास v/2, और S3 के अंदर देखेंगे तो म्यू की वैल्यू जब हम 16 म्यू डालेंगे तो आ जाएगी v/4। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। तो ये जो है यहाँ पर क्या है कि फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होती है किसी भी मीडियम में वेव जाए, तो अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है तो वेवलेंथ वेरी करेगी, और जो k है k होता है 2 पाई बाय लैम्डा। इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा और k जो है इस k हो जाएगा अपना वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चलो अब क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। When the wave reflects from P for the first time, the reflected wave is represented by y is equal to alpha 1 y naught cos omega t plus kx plus pi सेंटीमीटर, अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, देखिए S2 हो गया S1 के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम, तो जब लाइट जब ये जा रहा है अपना ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पाई से तो एक फेज रिवर्सल होगा। अगर वेव इस डायरेक्शन में ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, वेव अगर अपनी मान लीजिए ऐसे ऐसे जा रही है, तो वेव लौट के आएगी कुछ इस तरीके से। अब ये जो है सेम मीडियम में ही है, कहीं कुछ अंतर नहीं आ रहा है, तो के बदलेगा नहीं, ओमेगा बदलता नहीं है, पाई आएगा यहाँ पर क्योंकि ये फेज पाई से इसका चेंज हो जा रहा है। और ये जो है मैग्नीट्यूड वाइज अगर अपन देखें तो मैग्नीट्यूड अच्छा डेंसर से टकरा रही है, टेंसर से टकरा रही है तो किधर जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और क्रेस्ट का यहाँ पर ट्रफ बन के आएगा, पाई में रिवर्सल आ जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन अपना सही है, के सही होना चाहिए प्लस पाई होना चाहिए। ठीक है, जब व्हेन द वेव ट्रांसमिट थ्रू पी फॉर द फर्स्ट टाइम, द ट्रांसमिटेड वेव is represented by y is equal to alpha 2 y naught cos omega t minus kx सेंटीमीटर, where alpha 2 is पॉजिटिव कांस्टेंट। तो वेव p से जाती है और ट्रांसमिट होती है, तो क्या आएगा, when wave transmitted through p for the first time the transmitted wave is represented, मतलब इसके अंदर जो वेव जाएगी वो क्या होगी। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इनने k चेंज नहीं किया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि मीडियम बदल गया है। अगर देखें कि when the wave q reflect from q for the first time, the reflected wave represented by, तो q से ये रिफ्लेक्ट होगी फर्स्ट टाइम, तो ये कुछ इस तरीके से आएगी क्या। तो भाई एक तो क्या हुआ है कि ये डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन इसकी रिफ्लेक्शन के अपोजिट होना चाहिए, जो कि इनने नहीं करी है। दूसरा यहाँ पर जो k है वो चेंज नहीं करा है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। When the wave transmitted through Q for the first time, the transmitted wave is represented by, तो क्या होगा, Q से जाएगी तो ये वेव यहाँ से ऐसे जा रही है, तो अब ट्रांसमिट होगी इसके अंदर, ट्रांसमिट होगी। ठीक है, इसके अंदर जाएगी तो क्या होगा कि डायरेक्शन तो सही लिखी हुई है। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हो जाएगी इसमें v/4 टाइम्स 1/4 टाइम्स, इसका मतलब k हो जाएगा 4 टाइम्स, तो k भी सही दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है, तो इसका आंसर आएगा ए और डी। ये 7th क्वेश्चन हो गया वेव का। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन 8th क्वेश्चन पर। तो 8th क्वेश्चन जो है इसमें है कि अ पर्सन सिटिंग इनसाइड द एलिवेटर परफॉर्म्स अ वेइंग एक्सपेरिमेंट विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg, और वेइंग एक्सपेरिमेंट है 50 kg है, और वेरिएशन ऑफ हाइट मीटर में है, और ग्राउंड के साथ जो है वो कुछ इस तरीके का एलिवेटर वेरी कर रहा है। टी की वैल्यू 40 पाई दे रखी है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन जी की वैल्यू 10 है। मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेट ऑब्जर्व इन द एक्सपेरिमेंट, कब मैक्सिमम वेरिएशन यहाँ पर कितना, मतलब कब ज्यादा वेट फील करेगा, कब मिनिमम वेट फील करेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो लिफ्ट है जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो ऑसिलेट कर रही है कुछ इस इक्वेशन के हिसाब से। कुछ ऐसा है, मैं फिगर बना के समझाता हूँ कि यहाँ पर कुछ वेइंग मशीन यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये जो है वो वेरी कर रही है, ऐसा बोल सकते हैं अपन लोग। अब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा,
तो एक्सेलरेशन कभी ऊपर की तरफ होगा, कभी नीचे की तरफ होगा। ठीक है, जब इस पर बैठा हुआ पर्सन, इस पर ये नॉर्मल लग रहा है, इस पर mg लग रहा है। जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, जब सूडो फोर्स आएगा तो यहां पर आएगा अपना ma। और वहीं अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा तो सूडो फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ma। तो एक बार आप नॉर्मल लिखोगे n1 इज इक्वल टू mg प्लस ma, जब इसको मैक्सिमम वेट फील होगा। दूसरा लिखोगे आप mg माइनस ma, जब इसको वेट ऐसा फील होगा। और ये जो एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कहाँ पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर ए एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लेंगे, n1 माइनस n2, दैट इज मैक्सिमम वेरिएशन इन वेट। तो ये आ जाएगा 2ma, a की वैल्यू लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ए। यहाँ पर आप देखो कि जो a है वो है 2, इसका मास 50 kg है। ओमेगा स्क्वायर होता है 2 पाई बाय t, तो 2 पाई बाय 40 पाई। ठीक है, इसका स्क्वायर इनटू ए है हमारे पास में 8। अब ये जो पाई है ये 20 आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा अपने पास में 100 इंटू 8 डिवाइड बाय अपने पास आ जाएगा 400, तो 100 और ये गया ये 2। तो मैक्सिमम जो आ रहा है हमारे पास, जो वेरिएशन आ रहा है वो आ रहा है 2 न्यूटन का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें बोला है क्यूब है, इसका वॉल्यूम जो है 35, एक क्यूब में यूनिट वॉल्यूम में इतने फोटोन है, 35 इंटू 10 की पावर 7 फोटोन है। और जो फ्रिक्वेंसी है वो 10 की पावर 15 हर्ट्ज। एनर्जी जो फोटोन की है अगर देखें अपन, तो इफ द एनर्जी ऑफ ऑल द फोटोन इज व्यूड एंड द एवरेज एनर्जी बीइंग कंटेंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद इन द सेम वॉल्यूम, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उसके जैसी एनर्जी यहाँ पर इसने कंटेन कर रखी है। और एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हमको बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना आएगा, तो हम जानते हैं कि भाई यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है 1/2। स्मॉल ई में इसका सिंबल लिख देता हूँ, चलिए ई एनर्जी पर वॉल्यूम ही लिख देता हूँ, E/V लिख देता हूँ। ये होता है B0 स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम में EM वेव की। अब यहाँ पर जो एनर्जी अगर मुझे लिखना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, तो ये हो जाएगी, एक फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ, और ये जो नंबर है पर यूनिट वॉल्यूम में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये h आएगा अपने पास में 6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और c जो है वो आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम एक काम करते हैं, म्यू की वैल्यू डालते हैं। तो म्यू की वैल्यू है 10 की पावर 15, c/λ होता है इंटू नंबर, तो नंबर है हमारे पास 35 इंटू 10 की पावर 7। अभी इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई नहीं करते, एक काम करते हैं यहाँ लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 35 इंटू 10 की पावर लिख देते हैं, 10 की पावर आ जाएगा ये हमारे पास में 22 है, 34 है, माइनस 12 आ जाएगा 1/2। B0 की वैल्यू हमको निकालनी है बेटा, और जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हमको 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, यहाँ पर जो पाई है, पाई की वैल्यू भी इनने बोला है कि आप इसका यूज करो 22/7 का यूज करो, तो हम एक काम करते हैं 22/7 का यूज करते हैं, तो 7 से ये कट करते हैं, 7 ये 5, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास में B0 स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा अपने पास 30, और ये 8, ये 22 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें, और 10 की पावर माइनस 12 है, ये 10 की पावर माइनस 7 है, और ये अपने पास किस फॉर्म में आंसर देना है, -9 के फॉर्म में देना है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, ये 30 लिख देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 8, तो ये 33 और 8 24, और ये हो जाएगा 22 इंटू 10 की पावर
और अपने पास 10 की पावर कितना हो गया है, -19 -18 हो गया है। ये बी नॉट स्क्वायर की वैल्यू है। तो बी जो है, बी की वैल्यू अप्रॉक्स 23 के आसपास आएगी। ठीक है, इसका आंसर आप 23 फिल कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है बेटा, ये थर्मोडायनेमिक्स में हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग जो पी प्लेट है और जो क्यू प्लेट है, दोनों परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, और इसमें जो है टेम्परेचर इसका टीपी है और इसका टीक्यू है, और टीपी जो है टीक्यू से ज़्यादा है। एक बार पावर जो है डायरेक्ट जाती है डब्ल्यू नॉट, ये है। फिर इसके बीच में क्या कर दिया है, इनके जैसी ही प्लेट अपन ने रख दी है, और ये सेम प्लेट है। और अब जो पावर जाती है पी से क्यू में स्टेडी स्टेट में, ये डब्ल्यू एस जाती है। तो डब्ल्यू नॉट अपॉन डब्ल्यू बताना है। अच्छा, स्टीफन्स लॉ आपने पढ़ाई है, कितनी हीट जाएगी। तो डब्ल्यू नॉट जो है, डब्ल्यू नॉट होता है सिग्मा, और ये जो है पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया अपन लिख रहे हैं, तो सिग्मा ए लिखेंगे नहीं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा टी की पावर, टी पी की पावर 4 माइनस टी क्यू की पावर 4, ये डब्ल्यू नॉट आ जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो प्लेट है इसको अपन आर बोल देते हैं, इसको एस बोल देते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू एस जो हीट यहाँ से पी से क्यू में जाएगी, तो ये जाएगी डब्ल्यू एस, यहाँ से हीट तो सेम होगी, हीट का फ्लो, हीट करंट तो सेम ही होता है। डब्ल्यू एस जो है वो हो जाएगा सिग्मा टी पी की पावर 4 माइनस टी आर की पावर 4, पहले से दूसरी प्लेट में गई। फिर दोबारा वही हीट जाएगी, सिग्मा टी आर की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ठीक है, फिर वही हीट जाएगी, सिग्मा टी एस की पावर 4 माइनस टी क्यू की पावर 4। एक काम करते हैं, ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3WS बराबर सिग्मा टी पी की पावर 4 माइनस टी क्यू की पावर 4। ये सब कैंसिल होते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ से जब हम रेशो लेंगे W अपॉन इसका करेंगे, तो W नॉट अपॉन ये आ जाएगा 3WS इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10। इस तरीके से हम रेडिएशन का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये है कि एक स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और रेडियस उसकी r है। इसके अंदर एक कैविटी कर दी गई है और इसके अंदर एयर है और उसकी रेडियस r/2 है, और एक सोर्स से लाइट निकलती है, अनपोलराइज यूनिडायरेक्शनल लाइट निकलती है, और लाइट रे फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इनसाइड द ग्लास स्फीयर टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ ग्लास स्फीयर इफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट O एंड फुली पोलराइज। ये बोला है O पॉइंट से लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और पूरी की पूरी पोलराइज हो जाती है। तो जरा देखें कि ये जो यहाँ पर जो लाइट रे आ रही है, यहाँ पे जो लाइट रे आएगी वो किस एंगल पर आएगी। तो जैसे आपने ब्रूस्टर लॉ पढ़ा होगा, तो ब्रूस्टर लॉ में क्या होता है कि जैसे ये सरफेस है, इस पर एक लाइट रे आएगी और ये अनपोलराइज लाइट है और ये इस पर नॉर्मल है। जब लाइट रे जो है रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, तो ये जो लाइट है यहाँ पर ये पूरी तरीके से पोलराइज लाइट निकलेगी। इसको बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ, और ये जो एंगल है इसको ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं, थीटा पी बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये इंसिडेंस एंगल यहाँ पर बन रहा होगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो tan थीटा पी की जो वैल्यू है वो म्यू के बराबर आएगी। इस सवाल में यहाँ पर म्यू है √3, इसका मतलब है ये जो एंगल है ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ये भी 60 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री का है, यहाँ से ये एंगल अपना 60 डिग्री का एंगल होगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ जो है ये एंगल और निकाल लेते हैं। ये जो एंगल है स्नेल्स लॉ से निकाल लेते हैं। हमारे पास ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो ये हो जाएगा अपने पास √3 साइन, ये आई मान लेते हैं, इस पर अल्फा मान लेते हैं, चलिए, और ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 साइन 60 की वैल्यू मैंने डाल दी इंटू 1, तो ये अल्फा आ जाएगा अपने पास साइन अल्फा 1/2 आ जाएगा, मतलब ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एंगल थीटा है, ठीक है,
यहाँ पे ये एंगल थीटा है हमारा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। लाइट रे ऐसे जाएगी, टकराएगी, यहाँ पर TIR होगा, फिर इसके बाद में यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा और अंदर लाइट रे जाएगी। कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बनने वाली है। ये रे डायग्राम यहाँ पर ऐसा कुछ बनने वाला है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक और लाइन खींच देते हैं, ये जो है, और एक यहाँ पर भी हमको एक ज्योमेट्री यहाँ पर भी हमको बनानी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में। तो क्या होगा, इसका क्या यूज रहेगा, देखिए कि जैसे मुझे ये थीटा निकालना है, तो मैं ये वाला ट्राइंगल, जैसे मान लो ये ट्राइंगल जो है, इसका नाम दे देता हूँ A दे देता हूँ नाम, और इसका नाम B दे देता हूँ, इसका नाम C दे देता हूँ, इसका नाम मैं D दे देता हूँ। तो ट्राइंगल ACB, इस ट्राइंगल के अंदर हम यहाँ से थीटा निकालेंगे। तो ये अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये हमारे पास में ये अपना 120 डिग्री आएगा। अच्छा, ये जो है ये 30 डिग्री आएगा, ठीक है। सेमी सर्कल पर जो ट्राइंगल बनता है वो 90 डिग्री बनाता है, ये हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। इस वैल्यू को मैं x बोल देता हूँ, ये हमारे पास में r/2 है। मैं यहाँ पर साइन रूल लगा रहा हूँ, तो साइन रूल आएगा हमारे पास में साइन 120 डिग्री अपॉन r/2 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 120 डिग्री अपॉन में क्या आएगा, x, ठीक है। साइन 120 डिग्री अपॉन ये x आ जाएगा, साइन 30 डिग्री अपॉन r/2। तो साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी cos 90 प्लस 30, विच इज अपने पास √3/2 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे, और ये 1/2 हो जाएगा, तो x आ जाएगा हमारे पास में √3 और 1/2 से 1/2 जाएगा, √3r/2, ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये थीटा हमको निकालना है। अच्छा, ये 30 है, ये 30 है, ये 60 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 120 डिग्री। तो अब हम ACD ट्राइंगल में साइन रूल लगा रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास r है, तो हम लिखेंगे साइन 120 अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन x की वैल्यू है √3r/2। जब यहाँ पर हम साइन थीटा लिखेंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा, ये दोबारा से √3/2 आएगा, तो ये आ जाएगा 3/4। तो ये हमारे पास में आंसर आएगा 0.75। तो इसका जो आंसर है वो है 0.75, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट है, और इसमें क्या हो रहा है कि BD/D की वैल्यू m लैम्डा है, B विड्थ है, D डिस्टेंस है, और D दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और mth डिफ्रैक्शन मैक्सिमा है, और ये सब कुछ दे रखा है। इसमें बोला है D एंड स्मॉल d आर मेजर्ड विद द स्केल ऑफ लीस्ट काउंट, इनका लीस्ट काउंट दे रखा है, और लैम्डा और m प्रिसाइजली नोन है, मतलब इनमें एरर नहीं है, वैल्यू दे रखी है। तो एब्सोल्यूट एरर बताना है हमको B में, और ये सब वैल्यू का अपन को यूज करना है। तो बेटा हमको यहाँ पर B में एरर बताना है, तो हम BD/कैपिटल D बराबर m लैम्डा का यूज करेंगे। तो आपको पता है कि जब जिसमें भी एरर बताना होता है तो उसको हम एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ रखते हैं। अब जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, तो हमें पता है कि जब एरर लिखेंगे तो परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो कैपिटल D/D प्लस स्मॉल d में डिफरेंस अपॉन d। हमें बताना है एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ b। तो b में हमको एब्सोल्यूट एरर बताना है, मतलब कि डेल्टा b की वैल्यू बताना है। तो डेल्टा b अपॉन यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे, b की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो b जो है वो आएगा 3, लैम्डा आएगा हमारे पास में 600 नैनोमीटर, और कैपिटल D जो है वो है हमारे पास में 1 मीटर, और स्मॉल d है 5 मिलीमीटर 10⁻³ तो यहाँ से ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 10 की पावर, ये हो गया हमारे पास -6, और ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 18/5 × 10⁻⁴।
ये b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं 18/5 इंटू 10⁻⁴। कैपिटल डी में जो लीस्ट काउंट होगा वही उसका एरर होगा। तो कैपिटल डी में लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर। तो एक काम करते हैं, यूनिट सेम है लिख देते हैं, और ये जो है इसमें डेल्टा डी बाई डी, तो डेल्टा डी बाई डी हमारे पास में आ जाएगा, इसमें लीस्ट काउंट है 1 mm और स्मॉल डी की वैल्यू है 1/5 mm। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हम सारी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, और 1 mm अपॉन 1/5 mm ये पूरा आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा बी जो आएगा वो आएगा 18/5 इंटू 10⁻⁴। एक काम करते हैं, 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 21/100 आ जाएगा ये। तो डेल्टा बी जो है जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये 10 बन जाएगा, 10⁻⁷ हो जाएगा, और 10⁻⁷ 18 इंटू 42 इंटू 10⁻⁻, ये आ जाएगा हमारे पास में -7। तो इसको कर देते हैं -6 कर देते हैं। ठीक है, ये मीटर में, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 2 36 3 52 और 3 55, ये आ जाएगा अपने पास में 72 और 75.6 मिलीमीटर, ये हमारे पास आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें दे रखा है हमको कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि n=3 ऑर्बिट में हाइड्रोजन लाइक एटम है, एटॉमिक नंबर उसका Z है, और एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, उस पर एक न्यूट्रॉन है और उसकी थर्मल एनर्जी आपको गिवन है, और ये बोला है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की सेम है, और टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है, उसमें अल्फा अननोन है, उसकी वैल्यू बतानी है, और ए नॉट क्या है हमारा, ए नॉट है बोर रेडियस है हाइड्रोजन एटम की, फर्स्ट बोर रेडियस है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा, वो इलेक्ट्रॉन के लिए होगी h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मैं सिंबल VE यूज कर लेता हूँ, और ये जो वेवलेंथ है सेम वेवलेंथ न्यूट्रॉन की भी होगी, तो ये हो जाएगा h अपॉन 2m मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू एनर्जी, तो एनर्जी को लिख देते हैं kBT, और ये आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट में। ठीक है, S से H कैंसिल हो गया, और यहाँ से हम टेम्परेचर का अगर फंक्शन देखें तो टेम्परेचर का जो फंक्शन आएगा वो आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स, ये यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू kB। अब यहाँ पर हमको VE की वैल्यू पुट करना है और मास की वैल्यू पुट करना है। हमें यहाँ पर जब ये थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रेडियस जो भी है इनटू इज इक्वल टू 3h अपॉन 2π। ये हम यहाँ से रख देंगे, और एक इक्वेशन और लगा देते हैं। ठीक है, mv² बाई r इज इक्वल टू k की वैल्यू डाल देते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा अपने पास में एटॉमिक नंबर कितना है इसका Z इनटू चार्ज। ठीक है, ZE प्रोटॉन का चार्ज हो गया, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, डिवाइड बाय r²। अब हमें यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो है एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है हाँ r की वैल्यू हम यहाँ से डाल देते हैं। तो r की वैल्यू जब हम वेलोसिटी की टर्म में डालेंगे तो एक काम करते हैं, एक r को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ v बचेगा, तो mvr की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। ये यहाँ से एक v को अलग कर लूंगा और r को यहाँ ले जाऊंगा, तो mvr की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास में ZE² अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट
ठीक है। और ये जो है यहाँ पर एक VE रहने वाला बच जाएगा हमारे पास में। और ये जो वैल्यू है V हमारे पास में V डिवाइड में जाएगा, V यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, और ये जो हो जाएगा हमारे पास में 3h/2π। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास में ये बन जाएगी। अब ये देख रहे हो आपकी टी जो दे रखा है वो टी हमको ए नॉट के टर्म में दे रखा है। तो ए नॉट क्या है, फर्स्ट बोर रेडियस। तो फर्स्ट बोर रेडियस की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट बोर रेडियस में मान लीजिए एम वी ए नॉट रेडियस हो गई, इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 हो जाएगी h/2π, और सेकेंड हो जाएगा हमारे पास में एम वी स्क्वायर बाय ए नॉट इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास में कि Z1 हो जाएगा ई स्क्वायर बाय ए नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो एक ए नॉट से ए नॉट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, एम वी इसमें वी की जो वैल्यू है ऊपर से निकाल के इसमें पुट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास में एम, और वी की वैल्यू पुट करेंगे तो h/2π एम ए नॉट इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन ए नॉट। ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ये ए नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको लिखा रहने देते हैं, फिर इसका अपन यूज करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो वी ई की वैल्यू है हम टी में पुट कर देते हैं। तो टी इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा एम स्क्वायर, और v की वैल्यू अपन पुट कर दें। एक काम करते हैं, ये 2π से 2π काट देते हैं, यहाँ 2 बचेगा हमारे पास में। तो ये यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर v जो है, v की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, ZE स्क्वायर अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट h का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू kb। ये कुछ आ जाएगा हमारे पास में। तो ये आएगा हमारे पास में t इज इक्वल टू एम स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास 36 इंटू 2 72 मास ऑफ न्यूट्रॉन के बी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ से हमारे पास में ए नॉट बचेगा, तो इसको लिख देते हैं अपन एच स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास 4π स्क्वायर। तो ये एक पाई से पाई 4π से 4π काट देंगे तो एक पाई बचेगा यहाँ पर। ये एक मास से मास काट देंगे, एक एम बचेगा, एक यहाँ ए नॉट बचेगा, यहाँ ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। चलिए एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये फर्दर आ जाएगा हमारे पास में एम स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में 72 एम एन के बी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं, तो स्क्वायरिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, ई की पावर 2 पाई एम ए नॉट अपॉन एच स्क्वायर की पावर 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक एच स्क्वायर और है। ठीक है, अब जरा देखिए कि यहाँ पर जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर बचेगा, ई की पावर 4 सी की पावर 4 कट जाएगा, यहाँ पर एच की पावर 4 बनेगा, एच की पावर 2 है तो यहाँ एच की पावर 2 बनेगा, ये 72, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये के बी, और यहाँ पर ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बचेगा इसके अंदर, और ये ए नॉट स्क्वायर बचेगा। तो जरा चेक करिए यहाँ पर सेम इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है। सेम इक्वेशन बन रही है, हमारा आंसर 72 है। ठीक है, तो ये 13 वाला क्वेश्चन। चलिए 14 जो है, यहाँ पर क्या है कि इस सेक्शन के अंदर 3 मैट्रिसेस दे रखी हैं और इनको हमको मिलाना है। तो ये 12 मार्क्स की है, +4 -1 है। ये वाला जो सेक्शन होता है ये बच्चों का काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होता है, इसमें मार्क्स स्कोर जल्दी कर पाते हैं बच्चे। तो इसमें क्या है कि देखिए, अब सिंपल है कि लिस्ट 1 है, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के पेयर दे रखे हैं और पी को डाइपोल मोमेंट बोला है, बाकी सब सिंबल हम लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पर दोनों ये जो है एक्स एक्सिस दे रखा है और वाई एक्सिस दे रखा है, XY प्लेन में। तो जो P वाला है, ये वाला देखिए, ये दोनों के इक्वेटोरियल पर है।
इस वाले की वजह से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इधर आएगी और इस वाले की वजह से इधर आएगी, दोनों की वजह से KP/R³ आएगी इक्वेटोरियल पोजीशन की और कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पे ये दोनों आएंगे, P जो है J कैप और J कैप, हाँ, तो इसकी दोनों की वजह से कैंसल यहाँ पे ये जो है इसकी वजह से पीछे आएगी और इसकी वजह से भी पीछे आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो ये जो है कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर ऐड होगा। तो यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास में जिसमें -J कैप डायरेक्शन हो, तो -J कैप डायरेक्शन इसमें है और 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई का 2 बचेगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा P का 2, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स P का 2 मिल रहा है। तो C और D ऑप्शन में जब यहाँ पर देखेंगे अपन तो इसकी वजह से आएगा इधर और इसकी वजह से आएगा इधर, तो Q का आ जाएगा हमारे पास में 1, तो Q का 1 वाला मिल रहा है, ठीक है। जब हम इस वाली वजह से देखेंगे तो इसकी एक्सियल पोजीशन, तो इसकी वजह से इधर आएगा, ठीक है। 2 टाइम्स आएगा, 2KP/R³ ऐसा कुछ आएगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, ये आएगा KP/R³ नीचे की डायरेक्शन में आएगा। तो ये इसका ऑप्शन बन रहा है हमारा 4 वाला, ठीक है। तो हमारा आंसर C आ चुका है। और S वाले की जगह आप देख सकते हैं इसकी वजह से इधर आएगा और इसकी वजह से भी इधर आएगा। तो I कैप वाला 4 टाइम्स, तो ये 4 से 4 कट गया, तो ये S का 5 बन रहा है, ठीक है। ये 4 नंबर आपके श्योर शॉर्ट। अब यहाँ पर अगर अपन देखें कि नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है, नेक्स्ट में क्या है कि एक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल लोड सर्किट है, इम्पीडेंस Z है, AC सोर्स से कनेक्टेड है और इसकी वैल्यू है 300 sin 400t वोल्ट, साइनसोइडल फंक्शन है। और ये बोला है कि द पॉसिबल करंट बताना है, ये फंक्शन ग्राफ बनाए रखे हैं और किसके अकॉर्डिंग कैसा आएगा। तो देखिए सिंपल एक रेजिस्टेंस है, जब यहाँ पर केवल रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज है आप जानते हो सेम फेज में रहेगा करंट वोल्टेज के साथ में। और जब करंट की वैल्यू की बात करेंगे तो इसमें सीधा डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 sin 400t। तो ये जो है आप देखिए मैक्सिमम करंट साइन का कहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है अपना P का 3 के अंदर, ठीक है। ये इसमें मैट्रिक्स मिल रही है। ये जो है ये यहाँ पर करंट जो है वो क्या करेगा, करंट यहाँ पे लैग करेगा। तो क्योंकि RC सर्किट है, Z की वैल्यू हम निकालेंगे। जरा अपन देखते हैं कि लैगिंग कहाँ पर कर रहा है, और करंट की वैल्यू जैसे ये ओमेगा दे रखा है, तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Z की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, Z की वैल्यू आ जाएगी √R², तो ये आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा ओमेगा L, ओमेगा L आ जाएगा 400 × 100 मिली, तो ये आ जाएगा 40 1600। तो 1600 का √, ये 900 + 1600 2500, तो ये आ जाएगा 50। तो इसका अपन 300 / 50 करेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा विच इज इक्वल टू 6। तो ये जो है करंट की वैल्यू अगर अपन देखें तो यहाँ पर कहाँ अपने को लैगिंग करंट दिख रहा है, तो हम देख सकते हैं 4 और इसको 1650 और पीक वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर 6 आ रही है देखा जाए तो, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर 6 नहीं है, हाँ 6 ये है, ये 5 के ऊपर यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो ये 6 यहाँ पर कहाँ देखिए आप कौन कौन से ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है। अब इसमें से ये देखिए कि करंट लैग कर रहा है या वोल्टेज लैग कर रहा है, तो जिसका मैक्सिमम पहले आता है, ठीक है, वो अपना लीड कर रहा होता है। तो जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में जो मैक्सिमा आएगा वोल्टेज का वो यहाँ आएगा, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ऑप्शन है इसमें करंट लैग कर रहा है, तो हमारा इसका आंसर आएगा 5 वाला, ठीक है, इसका 5 वाला आंसर आ जाएगा। तो कौन कौन सा हो गया, Q का हो गया, P का 3 हो गया है, Q का 5 हो गया है, तो A ऑप्शन ही हमको दिख रहा है। इसी तरीके से आप R और S भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी ऐसे Z निकाल लेंगे आप, ठीक है। Z का फॉर्मूला होता है R² + XL माइनस XC का स्क्वायर होल स्क्वायर √Z निकाल के इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड से आप कंपैरिजन कर लेंगे और कंपैरिजन करने के बाद लैग कर रहा है लीड कर रहा है उसके हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 16 क्वेश्चन। तो ये जो है इसमें हमें दे रखा है शोज वेरियस
फंक्शनल डेंसिटी, एनर्जी और एटॉमिक नंबर जेड। तो ये प्योरली हमको ये रिजल्ट पता होना चाहिए इसके लिए। तो जैसे ई प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर आप जानते हो, बोर थ्योरी का क्वेश्चन है। तो ये कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पर देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे नहीं, ये बाइंडिंग एनर्जी का नहीं है, कंटिन्यूस एक्सरे का नहीं है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम, तो ये बोर थ्योरी का ये सवाल है। तो इसका आएगा पी का 5 आएगा, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। इसके बाद में अगर देखें कि ई प्रोपोर्शनल जेड -1 का स्क्वायर, ये आपने देखा होगा, ठीक है, ये आपने एक्सरे में देखा होगा। तो जो एक्सरे होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में ये बताते हैं, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में। तो क्यू का हो जाएगा हमारे पास में 1। देखिए ऑप्शन सी बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, क्यू का हमारे पास में 1, क्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में बन रहा है, तो सी ऑप्शन हमारे पास बन गया है। ई प्रोपोर्शनल जेड -जेड, तो ये बन गया हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्टेबल न्यूक्लियर मास नंबर 30 से 170 की रेंज में, और इंडिपेंडेंट जो होगा वो 30 से एवरेज जो न्यूक्लियर एनर्जी उसके लिए होगा। तो इस तरीके से ये 16 क्वेश्चन थे, और ये जो क्वेश्चन थे इसमें अगर देखा जाए डिफिकल्टी लेवल, तो ये जो है मॉडरेट रहेगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन जो हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का है।